एक रात 10 बजे जब मैं उठकर दरवाजा बंद करने गया, तभी किसी के रोने की आवाज़ मेरे कानों तक आई। मैंने देखा एक 16 साल की खूबसूरत जवान लड़की दरवाजे के सामने बैठकर रो रही थी। उसने मुझे देखकर कहा कि मुझे एक रात के लिए पनाह दे दो, कुछ बदमाश लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे उस लड़की पर तरस आ गया तो मैं उसे घर के अंदर बुला लिया। मैंने उस लड़की को अपने बिस्तर पर सोने को दिया, पर भोर होते ही मैंने उसे खाने के लिए रात का बचा बासी खाना उसे गर्म करके दिया और कहा कि इससे पहले कि माँ जाग जाए तुम यहाँ से चली जाओ। वह कुछ नहीं बोली और निकलकर चली गई। लड़की का चेहरा बहुत ही मासूम था। ना जाने कौन है और इतनी रात को किससे बचकर हमारे घर पर आई थी। अभी काफी भोर थी तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया, पर तभी उस लड़की की कोई चीज मुझे चुभी। उसे देखकर मेरा कलेजा फट गया। दिल किया कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, क्योंकि वह लड़की तो मेरा नाम रवि है। बाहर लोगों का शोर सुनकर जब मैं दरवाजा खोला तो भैया किशन शराब पीकर शोर मचा रहे थे। घर पर आकर भी वह बहुत हंगामा मचाने लगे। मेरी माँ उसे शांत करने लगी। पिता का साया तो बहुत पहले सर के ऊपर से उठ चुका था। माँ घर संभाल लिया करती थी और बड़े भैया पापा का दुकान संभालते थे। पिछले एक हफ्ते से भैया दुकान पर नहीं जा रहे थे और खूब शराब पीकर घर आते थे। जब होश में रहते तो माँ उसे खूब डांटती, समझाती, दुलारती, पर उन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। मैं अभी 12वीं की कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे भाई तो 8वीं तक पढ़ने के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और आवारागर्दी किया करते थे। दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ा करते थे, पर पापा की मौत के बाद वह दुकान संभालने लगे। हालांकि कभी दुकान खोलते तो कभी नहीं खोलते और इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। मैं पढ़ाई में मन लगाता, पर कभी कभी दुकान पर चला जाया करता था। लेकिन 7 दिनों से न जाने भैया को क्या हो गया कि दुकान बिल्कुल ही नहीं खोला और शराब पीकर घूम फिर रहे हैं। मैंने भैया को समझाया कि अब माँ की उम्र हो चुकी है और इस तरीके से वह परेशान रहती है। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो माँ को सहारा हो जाएगा। मेरी बातें सुनकर उन्होंने कहा तुम सही कह रहे हो, और दुकान की चाबी लेकर बाहर निकल गए। मैं बहुत खुश हुआ कि भैया ने मेरी बात मान ली। अब माँ की सारी परेशानी और चिंता दूर हो जाएगी। जब मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, अचानक बाहर से शोर आने लगी। जान चली गई, जान चली गई। थोड़ी देर के अंदर ही घर पर कुछ लोग आए और लाश को वहीं छोड़कर चले गए। अपने कमरे के अंदर से ही मैं रोने लगा। भैया की हरकतों के कारण माँ बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन भैया ने तो आज दुकान खोलने का फैसला कर लिया था। पर माँ यह देखने के लिए अब जिंदा नहीं बची। बेचारी बाहर सब्जी लेने गई थी। अपने कमरे के बाहर निकलकर जब मैं हिम्मत कर लाश को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सिर के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। सामने मेरी किशन भैया की लाश पड़ी थी। पड़ोस की औरतें किसी तरीके से मेरी माँ को पकड़कर घर के अंदर लेकर आ रही थी। अभी अभी तो भैया ने अपनी गलती समझकर दुकान खोलने के लिए जा रहे थे और अभी अभी इस दुनिया को छोड़कर हम सबको छोड़कर चले गए। मैंने अपनी माँ को संभालने की कोशिश की, पर मैं खुद ही अंदर टूट चुका था। मैं और मेरे भैया बहुत ही करीब थे और जब भी मेरे भैया कुछ गलती करते तो मैं उन्हें माँ और पापा से बचाने की कोशिश करता, पर आज वह आंखें बंद कर बेजान से पड़े हुए हैं। माँ बिल्कुल बेसुध बैठी है। उनका क्रियाक्रम जब खत्म हो गया तो माँ से छुप छुप कर मैं बहुत रोया करता था और मेरी माँ तो हिम्मत बिल्कुल हार चुकी थी। कुछ दिनों के अंदर वह और बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी और दुकान बिल्कुल बंद पड़ चुका था। घर की हालत बहुत खराब थी। मेरी माँ मेरे पास आकर कही कि बेटा, मुझे पता है तुझे पढ़ने का शौक है, पर अब किशन नहीं रहा तो तेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई है, पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं जल्दी ही कोई अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद तू अकेले परेशान हो और धक्के खा जब किशन तुझे सहारा देने को नहीं रहा तो। इस बात पर मैं कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि अब मेरी माँ इस घर को नहीं संभाल पा रही है। खाने को भी बहुत दिक्कत हो गया है। मैं स्कूल और दुकान दोनों संभालने लगा और मेरी माँ मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी। पर जिस घर पर अभी अभी जवान बेटे की मौत हुई है और माँ भी बीमार है, बेटा भी अभी स्कूल जाता है और कमाई भी सही नहीं है, ऐसे घर पर कोई भी इंसान अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता था। माँ मारी मारी फिर रही थी, पर उन्हें मेरे लिए कोई भी ढंग की लड़की नहीं मिली।
फिर एक रात एक अजनबी हसीन लड़की घर के बाहर रोती रोती पनाह मांगने लगी, तो ऐसे में उसे देखकर मुझे अपने भाई की याद आ गई कि किस तरह मुसीबत में वह मुझसे मदद मांगा करता था। और आज किशन भैया के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मैंने उस लड़की को घर के अंदर आने को कहा, पर हमारे घर में तो 2 ही कमरे हैं। एक में माँ सो रही थी तो मैंने अपना कमरा उसे दे दिया और रसोई में चादर बिछाकर मैं सो गया। भोर को मैं उठकर उस लड़की को घर का बचा हुआ खाना दिया। वह चौंक उठी। वह खाने की शायद उम्मीद नहीं की थी। मैंने कहा कि मेरी माँ अंदर सो रही है, अगर वह तुम्हें देख लेगी तो मुसीबत आ जाएगी, तुम खाकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी उस लड़की ने पूछा, आजकल तो कोई भी किसी को अपने घर पर पनाह नहीं देता, तो तुमने रात को अपने घर पर मुझे कैसे रहने दिया? मैंने कहा कि किशन भैया की अभी अभी मौत हुई है। उनके जाने के बाद हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई है और मैं अंदर ही अंदर बहुत अकेला हो गया। यही वजह है कि मैं तुम्हें शरण दी, क्योंकि मेरे भैया भी मुसीबत में मुझसे मदद मांगा करते थे। मैंने पूछा, आखिर कल रात को तुम यहाँ पर क्यों आई? उसने कहा कि कुछ बदमाश मेरा पीछा कर रहे थे और मैं भागते हुए यहाँ पर शरण लेने आई। जाने से पहले उसने कहा कि तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वह लड़की चली गई। मैं भी सुबह स्कूल के लिए जाने लगा। माँ की हालत बहुत ही खराब थी, कभी खाना बनाती तो कभी भूल जाती और जवान बेटे की मौत पर रोती रहती। अगले दिन मैं फिर से दरवाजा बंद करने गया तो वह लड़की वहाँ खड़ी थी। वह आज रात के लिए मुझसे शरण मांग रही थी। मैं आज गौर से देखा तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे लगा, यह लड़की फिर से हमारे घर पर क्यों आई है? आखिर इस लड़की का मांजरा क्या है? यह किससे भागती फिर रही है? कहीं झूठ तो नहीं कहा? मुझे उस पर तरस आ गया। फिर मैं उसे अपने घर पर बुला लिया और अपने बिस्तर पर सोने को कहा। आज वह मुझे किशन भैया के बारे में पूछने लगी, उनकी मौत पर अफसोस करने लगी। उसने मुझसे नाम पूछा तो मैंने रवि बताया और उसका नाम निशा है। सुबह उठते ही मैंने उसे कुछ खाने को दिया। निशा ने कहा, तुमने मुसीबत में मेरा साथ दिया, मैं जरूर तुम्हारी मुसीबत में साथ दूंगी। वह फिर से चली गई। अगली सुबह मेरा स्कूल नहीं था। मेरी माँ नाश्ता बनाते बनाते अचानक ही रसोई पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। घबराया हुआ सा मैं रसोई में गया तो देखा उनकी सांसें चल रही है। किसी तरीके से उठाकर उन्हें कमरे तक लेकर आया। जब उन्हें होश आया तो देखा उन्हें काफी चोट लगी है। मैं उनकी मरहम पट्टी करने लगा। मेरी माँ के शरीर में अब जान नहीं रही थी और इस घर को संभालना अब बहुत मुश्किल हो गया था। सारी जिम्मेदारी मेरे लिए अकेले उठा पाना मुश्किल है, क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए तो वक्त ही नहीं मिल रहा। जब माँ थोड़ी ठीक हुई तो बैठकर हम खाना खाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुबह के 11 बज रहे थे। मेरी माँ उठकर जाने लगी तो मैंने कहा, माँ आप आराम करो, मैं देखता हूँ। पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और जाकर दरवाजा खोल दिया। मेरी माँ किसी को लेकर अंदर आई और कही, यह किशन की दोस्त है, इसका नाम निशा है। जैसे ही मैंने उसे देखा तो वह रात वाली लड़की है। आखिर यहाँ क्या कर रही है? मेरी माँ उस लड़की से तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। उसने पूछा, किशन ने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया। उसने कहा, मैं एक लड़की हूँ तो इस तरह की दोस्ती नहीं हूँ, पर मैं उसे जानती थी। वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे उनकी मौत पर काफ़ी अफसोस है। किशन की बातें बताकर वो मेरी माँ का दिल जीत लिया। मेरी माँ काफ़ी दिनों बाद थोड़ी खुश नज़र आ रही थी। मैं उठकर दुकान खोलने चला गया। जब मैं घर आया तो उस लड़की ने घर का सारा काम कर रखा था। उसने पूरे घर की साफ सफाई की थी। जब मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया तो कोई चीज़ मुझे चुभने लगी, जो कि उस लड़की का कोई सामान हो जो वह छोड़ गई थी। पर उस चीज को देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह मेरे सामने कहां से आया। अगली सुबह लड़की फिर से घर आ गई तो मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया और उसे वह सामान दिखाकर कहा कि तुम्हारे पास कैसे आई? कल तुम कह रही थी कि तुम किशन की दोस्त हो, तुम किशन को कब से जानती हो? उसने कहा कि मैंने यह बात झूठ का बोल दिया था। मैं तुम्हारे मुंह से किशन का नाम सुना था और मैं तुमसे मदद करने का वादा किया था, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ। मैंने कहा, फिर मेरे भाई की माउथर गन तुम्हारे पास कैसे आ गई? एक पल तो वह बिल्कुल चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और कहा, यह माउथर गन तुम्हारे भाई का है, मुझे नहीं मालूम था। सफाई करते वक्त मुझे यह मिला। यह माउथर गन मेरे किशन भैया की फेवरेट थी।
पर कहीं खो गई थी और हमें कहीं नहीं मिला था। इस लड़की ने इसे कैसे ढूंढ निकाला। जब मैं स्कूल जाता था तो वो लड़की दुकान को संभाल लिया करती थी और मेरे घर का कामकाज भी। एक दिन मेरी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि बेटा यह तेरे मेहनत का है। वह बिल्कुल रोने लगी और कही मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, आप मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रख दो तो मुझे सहारा मिल जाएगा। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और यह जालिम दुनिया जिससे मैं बसती फिर रही हूँ। अगर आपने मेरी शादी रवि से करवा दी तो मेरी माँ की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। वह मेरे लिए कब से लड़की तलाश रही है और लड़की अब घर पर आकर खुद ही अपनी शादी की बातें कर रही है, वह भी एक बेसहारा लड़की। मेरी माँ ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की से मेरी शादी करवा दी और कुछ ही महीने में लड़की उम्मीद से हो गई। धीरे धीरे अपने भाई के खोने के गम से मैं और मेरी माँ बाहर आ गए थे, पर इस बीच मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई और चल बसी। पर मुझे निशा ने संभाल लिया था और एक बच्चे की आने की खुशी में मैं अपना गम भूल चुका था और मेरी 12वीं की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी तो मैं पूरे वक्त दुकान संभालता था और वह घर संभालती थी। तभी उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने घर पर ले जाना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि उसके घर में जाकर मैं निशा को हमेशा के लिए खो दूंगा। उसका घर बहुत बड़ा था और वह बहुत ही रईस थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, पर किसी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। उसके घर जाकर हम रात को सो गए। सुबह उठकर देखा तो मुझे घर पर छोड़कर बाहर गई थी। मैं इधर उधर घूमने लगा तो मुझे एक एल्बम मिला जिसमें मेरी ढेर सारी तस्वीरें खींच रखी थी और यह तस्वीर अभी की नहीं थी बल्कि मेरे शादी से पहले की थी, जब किशन भैया जिंदा थे। मैं उन तस्वीरों को देखकर हैरत में पड़ गया। निशा ने मेरा पीछा करके यह सारी तस्वीरें चोरी से आखिर क्यों ली। मैं उसके घर देखने लगा। हर कमरा बहुत बड़ा था और बहुत ही लाजवाब था। तभी मुझे एक कमरा मिला जो कि लॉक था। मैं उसकी चाबी तलाशने लगा। मुझे वह कमरा खोलकर देखना था। सामने एक चाबी का बॉक्स में मैं अलग अलग चाबी से ताला खोलने की कोशिश करने लगा कि आखिर एक चाबी से ताला खुल गया, पर कमरे के अंदर घुसते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दिल की धड़कन मानो थम सी गई। उस कमरे में निशा के साथ मेरे भाई की एक तस्वीर थी। जब मैं इधर उधर ढूंढने लगा तो मेरे भाई का कुछ सामान भी वहीं पड़ा हुआ था। निशा पहले से मेरे भाई को जानती थी। किशन ने कभी मुझसे निशा का जिक्र नहीं किया था। तब अचानक ही निशा कमरे में आकर सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उतर चुका था। मैं काफी गुस्से में था। मैंने कहा यह सब क्या है निशा, अब तुम मुझे सच सच बताओ। वह रोने लगी। उसने कहा कि किशन मेरा बॉयफ्रेंड था। मैं उसे बहुत पसंद करती थी, पर किशन बिल्कुल आवारा किस्म का लड़का था। आवारा लड़के के साथ घूमता फिरता था। मैं उससे शादी करना चाहती थी, पर उसने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे पता चला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। किशन मुझे अपनाने से मना कर दिया तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी। किशन मुझे बहुत पहले से ही तुम्हारे बारे में बताता रहता था। मैंने तुम्हारे बारे में सब खबर ले ली थी और तुम्हारी कुछ तस्वीरें भी खींच ली थी। मुझे पता था कि तुम किशन से बिल्कुल अलग हो, बहुत पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, अच्छे लड़के हो और गलत संगत में नहीं पड़ते। एक दिन किशन घर पर आया तो मैंने उससे कह दिया कि मैं रवि से शादी कर लूँगी, अब तुम मेरे घर पर दोबारा मत आना। हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ और वह गुस्से से चला गया और 7 दिनों के अंदर ही उसकी मौत हो गई। मैंने कहा तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई की मौत हुई है। तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़ने के बाद वह रोज शराब पीकर आता था और दुकान भी नहीं खोलता था और परेशानी के कारण ही उसकी गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट होकर मौत हो गई। निशा ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि किशन की जान चली जाए, पर उसने मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया था। इसी वजह से मैं तुमसे रिश्ता बनाने की बात किशन से कही थी। अब तक मुझे लगता था कि निशा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, पर वह बच्चा तो किशन का है। लेकिन मैं उसे ठुकराना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे भाई की आखिरी निशानी उसके कोख में पल रही थी। इसी वजह से मैंने उसे अपना लिया और निशा भी एक अच्छी पत्नी साबित हुई। कुछ सालों के अंदर ही उसने मेरी भी एक बेटी को जन्म दिया और हम हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।